नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा सर। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं दर्शकों सतीश सर का। सतीश सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका। अवनीश जी नमस्कार। आज दर्शकों को भी नमस्कार। जी दर्शकों, बिहार बिहार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। बिहार जो अपनी सामाजिक चेतना के लिए जाना जाता है, बिहार जो अपनी राजनीतिक क्रांति के लिए जाना जाता है, बिहार जो अपनी लोकतंत्र की अलग अलग फ्लेवर में समझ के लिए जाना जाता है, उस बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार जी चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है, शायद राम काज के बाद जो गरीब काज किया है नरेंद्र मोदी ने, 22 तारीख को श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 तारीख जब असली समाजवाद के पिरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय किया, उसके बाद से बिहार में खलबली मच गई है। कर्पूरी ठाकुर आते जरूर बिहार से थे, लेकिन वो कहां कहां कितना असर डालते हैं ये तो सतीश सर से पूछेंगे। सतीश सर, राम जी को लाने के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, नरेंद्र मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चौंक गया है पूरा बिहार और चौंक गई है बिहार की सरकार। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तमाम बैठकों का दौर जारी है सर। सरकार जाने वाली है, गठबंधन टूटने वाला है, आया राम गया राम वाले नीतीश कुमार कहां जाएंगे सर? ये कर्पूरी फैक्टर क्या है बिहार के लिए? नहीं, कर्पूरी फैक्टर से पहले मैं ये फैक्टर राम फैक्टर है, ये भगवान राम का फैक्टर है। और जैसी लहर चल रही, लहर लहर कहना भी उसको गलत होगा। वो तूफान चल रहा है राम नाम का। उसके आगे ये सब थर्रा गई पूरी जितने इंडी गैंग जो पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहा था, ये खत्म हो गया। और नीतीश कुमार का जो अभी समाचार आ रहा है, अभी आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो मैं देख रहा था, तो सारे संकेत ये लग रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ रहे हो, एनडीए में वापसी वो कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को अब इस बात पे क्षोभ हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण से समझिए उनका है ये, कि वहां पे आके वो अपने लोभ को काबू नहीं कर सके। पता नहीं गलतफहमी हो गई, क्या हुआ कि नीतीश कुमार को केवल एक चस्का लग गया कि शायद मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाऊंगा, प्रधानमंत्री पद के दूर दराज से सपना भी देखने लगे। और वो जो एक लॉबी है मीडिया के अंदर बैठी, जिनको इको सिस्टम कहते हैं, उसने ऐसी हवा बना दी थी, खासकर फरवरी में, जनवरी फरवरी में, जिस समय अडानी वाला मामला हुआ था और राहुल गांधी यात्रा यात्रा लेके निकला था, तब ये लगने लगा था जैसे यही गठबंधन आ रहा है सत्ता में, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। ये एक क्रिएट किया गया था गुब्बारा, उस गुब्बारे में पिन पिन चुबो दी गई बहुत पहले। और नीतीश कुमार को केवल एक एक ही महत्वाकांक्षा के तहत नीतीश कुमार जो थे वो जुड़े थे। उनको लग रहा था कि मैं सर्वमान्य नेता हो जाऊंगा, इंडी गठबंधन का एक उनका कद बढ़ जाएगा राजनीतिक। और वो जिस तरह से, ये एक बड़ी चूक थी नीतीश की। और अब नीतीश कुमार को आभास हो रहा है कि ना माया मिली ना राम। और वो जो बिहार में बैठा लालू, वो बड़ा शातिर व्यक्ति है। उसने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत नीतीश को प्रोजेक्ट करना शुरू किया था, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि नीतीश जैसे ही संयोजक डिक्लेयर हो या प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने, तो मैं अपने लड़के को मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा दूंगा, नीतीश से रिजाइन ले लूंगा। लेकिन इसीलिए अगर आप ध्यान करें, जो पिछली मीटिंग थी उसमें संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया था। और ये जो आज हम दरार देख रहे हैं कि नीतीश वापसी एनडीए में जो संकेत मिल रहे हैं, आरजेडी से दूरी बढ़ गई है, उसका एकमात्र कारण ये है कि जैसे ही नीतीश ने संयोजक बनने से मना किया, तो लालू को लगा कि मेरे सपने तो अधूरे रह गए, जो मैंने पूरी साजिश एक साल भर के अंदर दौड़ धूप करके बनाई थी, वो धरी की धरी रह गई। तो ये इनका अलग हो रहा है। लेकिन भगवान राम वाला जरा प्रकोप आप देखिए। 22 तारीख को राम लला बैठे हैं, अयोध्या में विराजे हैं। और वो मेरे ख्याल से संभवतः वीडियो आपने भी देखा होगा, अमीश जी दिखा भी दीजिएगा, कि वो जो मूर्तिकार है अरुण योगी राज, वो आदमी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैंने ये मूर्ति वो है ही नहीं जो मैंने बनाई थी। गर्भगृह के अंदर जाने के बाद ये मूर्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। और जो वीडियो मैंने देखा, तो मुझको भी लग रहा कि ये मूर्ति तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जो अंदर रखी गई थी उसके बाद जो आज उसकी हुआ है। और 22 तारीख को उनके विराजने के बाद आप जरा तमाशा देखिए, जो मंदिर विरोधी गैंग था, ये इंडी गैंग जो है, यही तो गाली बक रहा था, चाहे वो चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री हो, या यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वहां स्टालिन का लड़का हो, वो बंगाल में ममता हो। ये पूरा इंडी गैंग कहीं रामायण को गाली, कहीं गोस्वामी तुलसीदास को गाली, कहीं भगवान राम पे शंका उंगली। और 22 तारीख के बैठते ही
वो देखिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को किन शब्दों में खदेड़ा है, ये अभी तक ऐसी भाषा वो नहीं बोली थी। बिहार की हालत आप सामने देख रहे हैं। वो भगवंत मान मस्करा जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं, उसने कल कितनी बुरी तरह से कांग्रेस को दुत्कारा है। तो ये आपस में ये जो राम विरोधी दल, तो राम विरोधी दल यानी समझिए राक्षस दल कह लूं, रावण दल कह लूं, इनमें आपस में ही कटा जो जोने लगी। और मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर इनका समापन। तो मैंने जो बीच में संदर्भ तोड़ के जो राम राम में अयोध्या में राम मंदिर में जो प्रतिमा की बात की, तो वो केवल प्रतिमा नहीं रखी गई, भगवान राम ही वहां विराजे हैं और 500 साल के संघर्ष के बाद विराजे। तो उनके बैठते ही अभी समझिए 22 तारीख और आज तो अभी 25 है, यानी 48 घंटे 72 घंटे के अंदर आपको प्रभाव दिख रहा है कि कैसे राम विरोधी खत्म हो रहे हैं। और ये बिल्कुल खात्मा इनका निश्चित तौर पे होना। तो ये तो एक पक्ष था जिसको मैं ज्यादा प्रबल मानता हूं। अब आ जाइए कर्पूरी ठाकुर पे। तो अवनीश जी, कर्पूरी ठाकुर को बड़ी साजिश के तहत इन्हीं पिछड़े वर्ग के नेताओं ने, किसी अगले अगले वर्ग ने नहीं उनको डाउन मतलब दबाया। ये लालू, यही मुलायम, ये जो थे, ये नाम तो लेते थे कर्पूरी ठाकुर का, लेकिन ये कर्पूरी ठाकुर को कभी मुख्य उसमें नहीं लाया, विचारधारा में उनकी बात को या उनके नाम को या उनकी हैसियत का इन्होंने जिक्र नहीं किया। जब इनको कोई भाषण आचरण देना होता था समाजवाद पे, तो कर्पूरी ठाकुर का भी नाम जोड़ देते थे। उसका मूल कारण यह है कि अगर कर्पूरी ठाकुर का जो अपना कंसेप्ट था मंडल कमीशन को लेके, और ये भी दर्शक आपके जान लें कि वो जो बीपी मंडल थे, वो मंडल से आप उनको कोई और मत समझिए, वो मूलतः यादव थे, वो बीपी यादव थे, वो मंडल बाद में लिखने लगे थे। और कर्पूरी ठाकुर का इसी बात पे उनसे विरोध था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो बहुत पहले की थी कि इसमें पिछड़े जो बड़े दबंग टाइप के पिछड़े हैं, जो बहुत संपन्न है समाज में, उनको इससे दूर रखा जाए, उनका एक लिमिटेड कोटा कर दिया जाए, बाकी अति पिछड़ों को मिले। तो कर्पूरी ठाकुर जो शेष ये निकाल दीजिए 10-12%, बाकी जो 88% थे जो पिछड़ों की बात करिए, वो उनकी आवाज थे। तो वो आवाज कहीं बुलंद ना हो जाए, वो जो 88-80-82% समाज था, उसको कहीं उसके अंदर चेतना ना आ जाए। तो इन लोगों ने बहुत तरीके से कर्पूरी ठाकुर को क्रश किया। 88 में उनकी देहांत हो गया, तो ये कहीं उनको मेन मंच पे लाके नहीं खड़ा करते थे, मतलब उनका नाम का या उनकी विचारधारा का। कर्पूरी ठाकुर इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके थे आज से 30 साल पहले। और नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि इस तरह की बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए आप गौर करिए, जब भारत रत्न दिया है नरेंद्र मोदी ने, तो आलोचना का एक स्वर इनके मुंह से नहीं निकला। लेकिन जो भारत रत्न की घोषणा है उसका मूल कारण समझिए अवनीश जी। जो मैंने कहा ना कि कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने इसी वजह से क्रश किया, राजनीति के मुख्य धारा से एक तरह से उनका नाम गायब किया। उसका कारण सिर्फ यही था कि अति पिछड़ों में वो गायब हो जाएं। और नरेंद्र मोदी अब जब लेके आए हैं कर्पूरी ठाकुर को भी उस मुख्य मंच पे भारत रत्न देने के बाद, तो अब कर्पूरी ठाकुर को हर आदमी सर्च कर रहा है। वो अति पिछड़ा वर्ग जो है उसकी भी चर्चाओं का, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे पान की दुकान हो, या सोशल मीडिया के मंच हो, कि आखिर कौन थे कर्पूरी ठाकुर। या अभी नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती थी, वो अति पिछड़ों की भी। तो अब जब कर्पूरी ठाकुर चर्चा में आए हैं, तो उनका विमर्श भी आया है चर्चा में। और बीपी मंडल से उनका किस बात पे विरोध था, क्यों विरोध था, और लालू और मुलायम ने कैसे साजिश के तहत उनको अपमानित किया, उनको ढकेल दिया उनको पीछे, वो भी कहानियां हवा में तैरने लगी हैं। और वो इनके लिए काल बन जाएंगी, चाहे वो लालू हो, चाहे वो मुलायम हो, या फिर नीतीश कुमार हो। तो नीतीश कुमार ने इसीलिए सोचा कि अब बेहतर यही है कि एनडीए में चलो, उसी छाते में चलो वापस। और वो परिणाम आप देख रहे हैं जो बिहार में इस समय कशमकश हो रही है। और नीतीश कुमार के आने का मतलब आप ये समझिए कि बिहार साफ। अगर बिहार नीतीश कुमार से एनडीए में आ गए, तो चिराग पासवान पहले से है, वो जीतन राम मांझी पहले से है, ये लालू अकेला खड़ा होगा तो साफ वहां पे 39 से 40 सीटें सारी की सारी भाजपा के झोली में, एनडीए की। बिल्कुल सर, वो समझ में आता है। और जब लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, लालू प्रसाद यादव अपने नजदीकी लोगों के साथ बैठक शुरू किए, यहाँ नीतीश कुमार अपने विधायक दल, और उसमें उन्होंने अपने जो लल्लन सिंह हैं जिनको हटाया था उनको भी शामिल किया है, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। जो खबरें निकल के आ रही हैं सर,
उसमें लालू प्रसाद यादव ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो हाथ पैर जोड़ने की नौबत में हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को मना लिया जाए। यहां तक बात आ रही है सर, मेरी कुछ पत्रकार मित्रों से बात हुई बिहार में, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर। उनके जरिए ये खबर आ रही है कि लालू प्रसाद इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर नीतीश कुमार सीएम बने रहना चाहते हैं तो बने रहें, तेजस्वी को हटा दें, हमारी पार्टी को भी हटा दें, सारे मंत्रियों को हटा दें, हम बाहर से सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर इस बार इस तेवर में है कि वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव तक ये सरकार आए, और वो विधानसभा भंग करने की तैयारी में है। अगर वो इस्तीफा देंगे तो विधानसभा भंग करने का भी वो जो है पैरवी करेंगे, सिफारिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर सर आपसे एक दूसरे तरफ मैं जाऊंगा। नीतीश कुमार ने कितना अपमानित किया नरेंद्र मोदी को, इसका एक इतिहास है सर। लेकिन इसी के साथ एक ये भी फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीतिक शैली जो है, वो अपने आप को काफी नजदीक पाते हैं। चाहे आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक जी को ले लीजिए या नीतीश कुमार को ले लीजिए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने इतनी बार पलटियां मारी हैं सर कि राष्ट्रवादी खेमा जो भाजपा के सपोर्टर हैं, जो नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वोट देना तो वो निश्चित कर चुके हैं, वो भी कई बार नीतीश को लेके बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है। और अमित शाह ने कभी बोला भी था कि इनके लिए दरवाजे बंद है। खैर वो राजनीति में कोई दुश्मन होता नहीं है सर। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी ये कौन सा समीकरण बिहार को साध रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर बीजेपी अकेले चली जाती लोकसभा चुनाव में तो वो ज्यादा बेहतर होता बिहार की राजनीति नहीं नहीं, बेहतर नहीं होता। उसमें भाजपा का नुकसान होता, और भाजपा को चोट ये भले थोड़ी पहुंचती, लेकिन वो चोट पहुंचती। लेकिन अगर नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएंगे जैसी संभावना है, तो पूरी तरह से मतलब निश्चित होकर आप 100% कह सकते हैं कि ये बाकी विरोधी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है, फिर ये बचेगा कहाँ, इसका सफाया। और जो नीतीश कुमार को लेकर जो आपने जिक्र किया कि भाजपा के अंदर भी हैं, या जो कुछ बैठे हैं तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया, जो बड़े शुद्धतावादी या नैतिकतावादी की बात करते हैं, तो मेरा अवनीश जी इसमें दो हिस्सों में मैं देखता हूँ। एक हिस्सा है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो देश की उनकी प्राथमिकता देश है, फिर कोई नहीं है। ये बिल्कुल अब तक 10 साल के शासनकाल में उन्होंने स्पष्ट किया है। तो देश हित में तो कोई इससे चोट नहीं पहुंच रही। तो मुझको ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये जो समीकरण बनेंगे इनसे कोई देश हित को चोट पहुंचेगी, बल्कि उसका कुछ फायदा ही होगा जो ज्यादा बहुमत से आएंगे। तो नरेंद्र मोदी अक्सर कह चुके हैं कि मैं 4.5 साल राष्ट्रनीति करता हूं और 5-6 महीने में राजनीति करता हूं। तो ये डिस्काउंट, ये छूट हर आदमी को देनी चाहिए कि राजनीति में वो क्या करते हैं। तो राजनीति में अपने राजनीति के दांव पे अलग होते हैं। और आप बहुत शुद्धता और नैतिकता की बात करें तो आप कहीं राजनीति में कूड़ेदान के हिस्सा हो जाते हैं। और उसका एक उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश से देता हूं कि उतना शुद्धतावादी, उतना नैतिकतावादी, उतना सिद्धांतवादी व्यक्ति मेरे ख्याल से देश की राजनीति में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दिए, उनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव। और वो वही राजनीति के कूड़ेदान में ही वो चले गए। उनकी कोई विरासत आगे नहीं बढ़ी। मैं उनके लड़के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अविवाहित थे, उनके भतीजे थे, लेकिन उनकी विचारधारा भी आगे नहीं बढ़ी। ये जो समाजवादी अपने आप को कहते हैं मुलायम मुलायम, इन्होंने नाम लेना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर नरेंद्र देव का नाम ज्यादा ले लेंगे तो फिर उसी कसौटी में कसे जाएंगे ये। तो बहुत ज्यादा शुद्धतावादी होना भी कोई बहुत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति में आप नैतिकतावादी, शुद्धतावादी हो ही नहीं सकते। और 6 महीने अगर नरेंद्र मोदी ये करते हैं तो उनको ये छूट दी जानी चाहिए कि क्योंकि 4.5 साल वो देश ही उनकी प्राथमिकता होता है। और वो जो कुछ ये 6 महीने की भी राजनीति है उसका मूल तो यही होता है कि अगले 4.5 साल आराम से देश के लिए कुछ करूं। तो नीतीश कुमार के साथ समझौता करते तो उसका स्वागत है। और दूसरी चीज कि नीतीश कुमार के पाप अगर आप बात करिए तो लोग अभी की बात करते हैं, नीतीश कुमार के बहुत पाप उन्होंने माफ किए अवनीश जी। नीतीश कुमार जिस समय चरम पे थे और 90% सीटें जीत ली थी 2009 में, उसके बाद इसने कितनी बुरी तरह स्वयं नरेंद्र मोदी को अपमानित किया था, जो डिनर कैंसिल कर दिया था, भोज कैंसिल, बुला के कैंसिल किया था इस आदमी ने। एक और कहानी है बहुत कम लोग जानते हैं
कि जिस समय अमित शाह को तड़ी पार किया गया था गुजरात में कांग्रेसी साजिश के तहत, तो इशरत जहां सोलापुद्दीन एनकाउंटर वाले मामले में, तो अमित शाह बिहार भी आए थे कि यहाँ पे कुछ दिन रहेंगे, और नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया था। शरण देना तो दूर की बात है, नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात नहीं की थी। जरा सोचिए कि भाजपा के सहयोग से वो सरकार चल रही थी और बड़ी पार्टनर थी वो, और उस सरकार का चीफ मिनिस्टर कह रहा मैं मिलना ही नहीं उसको पसंद किया। तो कुछ भाजपा के अंदर भी काली भेड़े थी, तो उसी का कारण था। तो चाहे वो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी, उन्होंने उन कड़वे अनुभवों को भी भुला दिया था जब इसको अपने साथ लाए। और 2013 में आपको भी तो अच्छे से मालूम होगा, वो छपने वाली कहानियां नहीं है कि 2013 में जो नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए से नरेंद्र मोदी का विरोध करके, तो वो नीतीश का अपना फैसला नहीं था, वो भाजपा के ही अंदर के कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे जिन्होंने समझाया था कि तुम चले जाओ, फिर बहुमत नहीं आएगा, फिर लौट आना वापस, और क्या होगा। तो वो नीतीश पहली बार वो दांव खाए नरेंद्र मोदी से लड़के, और दोबारा 2019 में तो अभी अब चुनाव, अब ये जो समय चल रहा है, ये चुनावी रणनीति का समय चल रहा है। इसमें कौन आता है कौन जाता है, मैंने कहा इस पे कोई थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसका परिणाम क्या मिलेगा, तो 10 साल में नरेंद्र मोदी दिखा चुके कि वो जो भी राजनीति भी करते हैं तो वो राष्ट्र नीति के लिए करते हैं। और नीतीश कुमार का अगर एनडीए में वापसी होती है तो ये बड़ा शुभ संकेत है, केवल इसलिए नहीं कि नीतीश बड़े शुभ है, नीतीश के इधर आने से वो विरोधी खेमा जो खत्म ध्वस्त। ममता बनर्जी ने कल कही दिया कि मैं अकेले लड़ूंगी, लालू अकेला ही बचेगा वहां पे। उत्तर प्रदेश की हालत आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि क्या है। अखिलेश यादव को दो सीटें मिलेगी कि 3 सीटें मिलेगी, इस पर भी बहस हो रही है। तो एक तरफा ये जो योगी बाबा का बुलडोजर यूपी में बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, वो बुलडोजर अब राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का चलेगा, रौंद दिया। बिल्कुल सर। और आपने जब ये बताया, मैंने जानबूझ के वो सवाल आपके सामने रखा था क्योंकि दर्शकों के मन में ये बहुत चलता रहता है, लोग अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करते हैं। कुछ पाखंडी शुद्धतावाद इसी यूट्यूब पे बघारते रहते हैं, खुद बिहार से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी बिहार पे एक शब्द बोलना गवारा नहीं समझते, पूरे विश्व की राजनीति, मंगल ग्रह की राजनीति पे बात करते हैं। बहरहाल सर, एक चीज आपने जो कहा कि मोदी जो भी करते हैं, जिसको भी साथ लाते हैं राजनीति में, राष्ट्रनीति उनके सामने होती है। और जब मैंने आपको नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के पसंद वाले संबंधों पर आपका ध्यान खींचा था, तो ये बात भी सही है कि आप देखिए ऐन मौके पर नीतीश कुमार, जब ये बात हो रही है कि वापस आ रहे हैं एनडीए की तरफ, तो उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि कम से कम नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद का आरोप कोई नहीं लगा सकता, उनके बाकी कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप नहीं लगा सकता है, जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी लगातार करते रहते हैं। यही फैक्टर नवीन पटनायक जी के साथ है। हालांकि वो परिवारवाद का ही उनकी एक लेगेसी है, लेकिन 18-20 साल से 30 साल से लगातार उनका समर्थन कर रही है उड़ीसा की जनता। तो यहां भी बात बेमानी हो जाती है कि अगर करप्शन फ्री कोई एक ऐसी लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी, जो कहीं कायम है, तो वो कहीं से अभिशाप नहीं है। अगर किसी वकील का बेटा वकील हो जाता है तो अभिशाप नहीं है, किसी नेता का बेटा अगर नेता हो जाता है अभिशाप नहीं है। लेकिन लालू का बेटा तेजस्वी, एक चारा चोर का बेटा, सजा याफ्ता तेजस्वी अगर हो तो वो अभिशाप जरूर होता। अच्छा सर, इंडिया अलायंस का आपने संकेत दे ही दिया, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, यहाँ अखिलेश यादव ने तो सर लखनऊ में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया अखिलेश मेहरोत्रा को। सर, एक सवाल जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस जिसने अपने नेतृत्व में इंडिया अलायंस बनाने का दम भरा, अब पूरा सीन देख के कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस खुद ही नहीं चाह रही है कि इंडिया अलायंस हो? हालांकि वो इंडिया अलायंस बना ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जहां भी उभरेगी वो क्षेत्रीय दलों को खाएगी। ये इतिहास रहा है, तेलंगाना उसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है, उसने जेडीएस को खा लिया, तब खुद उभरी। तो क्या
क्षेत्रीय दलों ने भी कांग्रेस के इस अजगरपन को पहचान लिया है और कांग्रेस ने खुद भी ये ठान लिया है 2024 की लड़ाई तो वो नरेंद्र मोदी से लड़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को खुद खत्म करने का पूरा ठेका क्या कांग्रेस ने खुद ही उठा लिया? नहीं अवनीश जी, इससे पहले मैं दूसरी बात, एक जो आपने पहले जिक्र किया था उस पर कुछ कहना चाहूंगा। जो नवीन पटनायक की आपने बात की, नवीन पटनायक ने इस देश को दिखाया है और इस विपक्ष को एक मैसेज जो पिछले 10 साल से दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से अगर आपको लड़ना है तो आपको ईमानदार होकर आना पड़ेगा लड़ने के लिए। बेईमान, चारा चोर, सजा याफ्ता, इस टाइप के लोग नहीं लड़ सकते। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि नवीन पटनायक ने दिखाया है। नवीन पटनायक ने 4 चुनाव नरेंद्र मोदी को हराए हैं। 2014 का लोकसभा उनकी पार्टी जीती, 2019 का चुनाव लोकसभा का उनकी पार्टी जीती, और साथ ही साथ जो विधानसभा के चुनाव हुए तो दोनों में, और अब की जो दोबारा 2019 के जो लोकसभा उनका विधानसभा का चुनाव हुआ था, 19 में शायद अलग हुआ था, तो उसमें तो वो 3/4 बहुमत है नवीन पटनायक के पास। तो नरेंद्र मोदी का करिश्मा उड़ीसा में क्यों नहीं काम कर रहा, ये इनको मंथन करना चाहिए। जो जो नरेंद्र मोदी विरोधी खेमा है कि ये क्या कारण है। और तो उसके एक ही वजह है कि वो आदमी मतलब अभूतपूर्व ईमानदारी से उड़ीसा को चला रहा है। और जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, तो वो आदमी अपने प्रदेश को लगता है कि उड़ीसा फर्स्ट है। और इसीलिए 10 साल से विरोध है। और जिनको राजनीति में रुचि होगी उन्होंने बड़े करीब से देखा होगा कि उड़ीसा का चुनाव भाजपा बड़े आर पार वाले मूड में लड़ती है, पूरी ताकत झोंक कर। ऐसा नहीं कि कोई रियायत या मिलीजुली होती लड़ाई, पूरी ताकत 2 बार से झोंक रही है। वो लोकसभा का जोड़ लीजिए तो 4 बार हो गए कि परास्त कर दे। लेकिन वो केवल इसलिए नहीं परास्त कर पा रहे क्योंकि वो नवीन पटनायक, क्योंकि उनका एजेंडा उड़ीसा फर्स्ट है, तो वो नरेंद्र मोदी को गाली देने की राजनीति नहीं करते। वो जहां उनको लगता है कि ये केंद्र सही काम कर रहा है, इससे देश का या प्रदेश का फायदा है, तो वो खुलकर समर्थन करते हैं नरेंद्र मोदी का, खुलकर सराहना भी करते हैं उनका। नरेंद्र मोदी से जो उनकी लड़ाई होती है वो चुनावी लड़ाई होती है। तो चाहे वो पूरी भाजपा मिला लीजिए या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जब चुनाव में जाते हैं लड़ने तो उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता बीजी पटनायक को लेके जिसपे वो उनको चित्त कर सके। तो वो नवीन पटनायक एक प्रतीक है कि अगर आपको नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, जनता के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और जिस प्रदेश के आप नेता हैं, आपकी प्राथमिकता वो प्रदेश हो, बाकी ये गाली गलौज और क्षुद्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो नवीन पटनायक उनकी बात न, तो वो महत्वाकांक्षी है वो आदमी, अन्यथा 5 बार से लगातार 2/3 3/4 बहुमत से जीत रहा, वो भी दावा ठोक देता, इसी इंडी गैंग में आ जाता। तो नवीन पटनायक बहुत अच्छे से जान रहे कि इंडी गैंग जो है ये सजा याफ्ताओं का एक गिरोह है जिसमें मेरी कहीं कोई मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तो वो उन्होंने उड़ीसा तक सीमित कर रखा है और उड़ीसा को उन्होंने अजेय बना दिया है। अजेय किला है उनका वो, कि मैंने कहा ना नरेंद्र मोदी साहब योद्धा उस उड़ीसा के किले को ध्वस्त नहीं कर पा रहा और 4 प्रयास कर चुके और अभूतपूर्व विजय पाते हैं नवीन पटनायक। और आप उड़ीसा के जरा पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए तो उड़ीसा जो कभी हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े गरीब प्रदेशों में होता था, आज वो तरक्की के रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये है फर्क नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के बीच का। और भाजपा का विरोध कैसे किया जाए उसका एक उदाहरण नवीन पटनायक प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आते हैं अवनीश जी, जो आपका सवाल था कि ये क्षेत्रीय दल जो है कांग्रेस को खा जाएंगे। देखिए, कांग्रेस क्षेत्रीय दल को खा जाएगी जो आपका कहना है, नहीं, उल्टा है। यहाँ पे ये जितने क्षेत्रीय दल हैं इन्होंने कांग्रेस को खाया है, तो इनको मालूम है कि अगर कांग्रेस को हम दोबारा लेके आए तो ये दोबारा जो हमने इसको खा के खत्म किया है वो दोबारा चले आ जाएंगे। आज मुलायम सिंह यादव ने जो स्पेस पाया है, वो कांग्रेस ने जो स्पेस खाली किया तो वो उनके पास है। भाजपा ने कांग्रेस का खाली किया स्पेस नहीं लिया था। भाजपा का तो एक अलग ही समर्थक वर्ग था। 90 से पहले मुलायम की क्या हैसियत थी, वही स्थिति लालू की थी बिहार में। तो ये अब अपना स्पेस कांग्रेस के हाथों खोना नहीं चाहते। ये लड़ाई और किसी कांग्रेस को उभरने का मौका, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, उससे बड़ा एजेंडा तो विपक्षियों का है कि कांग्रेस मुक्त। क्योंकि अगर कांग्रेस जिंदा हो गई, कांग्रेस ताकतवर हो गई, तो सबसे पहले तो लालू मुलायम निपटेंगे। खैर अब वो कोई संभावना नहीं है। अब कांग्रेस भी अपने
अंतिम यात्रा पे है। और मेरे ख्याल से, मेरा अपना मानना है, मैं हर डिबेट में कह रहा हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 25-30 सीटों पर सिमट जाएगी। बिल्कुल सर। नवीन पटनायक जी के बारे में आपने जो बात कही, मैंने जानबूझ के आपको छेड़ा था कि नवीन पटनायक में मैं सुनना चाहता था। वाकई आपने सही कहा कि उनके सामने प्रदेश फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, और वहीं आप देखिए तो वो नरेंद्र मोदी के सामने कैसे कैसे अच्छे चैलेंज लेके आते हैं। जब उन्हें लगता है कि नेशन फर्स्ट पर नरेंद्र मोदी हमसे आगे जा रहे हैं, तो हमेशा नवीन पटनायक ने नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन किया है, चाहे हाउस में हो, चाहे बिल्स में हो, चाहे उसमें वोटिंग में हो या उनकी राजनीति में हो। उन्होंने इन्हीं नीतीश कुमार से मिलने से मना कर दिया था सर, वो भी देखा गया था जब ये हाँ इंडिया अलायंस का झंडा लेके हाँ चल रहे थे। लेकिन सर आप देखिए नरेंद्र मोदी को वो व्यक्ति किस तरीके से चैलेंज करते हैं उनकी राजनीति में। ये भी एक अद्भुत रिश्ता है कि यहाँ श्री राम लला विराजमान का मंदिर प्राण प्रतिष्ठित हो रहा था, उससे ठीक पहले नवीन पटनायक ने श्री जगन्नाथ कॉरिडोर का भव्य पुनर्स्थापना किया और एक उदाहरण सामने रख दिया। तो ये होता है एक स्वस्थ कंपटीशन सर, जो होता है ना कि पॉलिटिक्स भी एक अच्छा स्वस्थ गेम हो सकता है हाँ। कि हम पहले कि तुम पहले, लेकिन सबके बीच में राष्ट्र प्रथम की भावना है। ये दिखाई देती है नरेंद्र मोदी की राजनीति में, यही दिखाई देता है नवीन पटनायक जैसे राजनीतिक चरित्रों में, निश्चित नहीं रूप नहीं से। नहीं, अवनीश जी, मेरे ख्याल से 4 बार, मैंने कहा ना, 4 बार भाजपा पराजित हो रही नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, और पूरी ताकत से लड़ने के बाद तो 4 बार जिस मुख्यमंत्री से पराजित हुए हैं, समझिए एक तरह से, नरेंद्र मोदी उड़ीसा में। और मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान में अगर किसी मुख्यमंत्री का सर्वाधिक सम्मान वो करते हैं तो नवीन पटनायक का ही करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी जो है जनता की बात कर रहा, देश की बात कर रहा, प्रदेश की बात कर रहा। तो ठीक है, राजनीतिक विरोधी है, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल सर। और यही नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विराटता और उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि उनके लिए भी नेशन फर्स्ट है। अगर कोई लक्षद्वीप का विकास चाहता है तो वो भी उनके साथ है, अगर कोई हाँ उड़ीसा का विकास चाहता है तो वो भी उसके साथ है। ऐसा प्रयास उन्होंने लगातार किया और यहीं पर ये प्रश्न बेमानी हो जाता है कि नीतीश कुमार कितनी बार आए, कितनी बार गए, कितनी बार उल्टे, कितनी बार पलटे। लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाना है, बिहार को कल्याण करना है और पूरे भारत को एक साथ लेके चलना है, तो उन्हें नीतीश कुमार जी भी जी। हाँ। नहीं नहीं, आज आपने नीतीश की बात की, तो देखिए, नीतीश की वापसी अगर होगी एनडीए में, जैसे संभावनाएं अब तो करीब करीब तय हैं, तो उसका एकमात्र कारण होगा जो आपने शुरू में कहा कि नीतीश, सब कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन नीतीश भ्रष्टाचारी नहीं है। पैसे की बात करिएगा तो पैसे का लोभी, पैसे का लालची वो व्यक्ति नहीं है। आज समझिए 2005 से आज 2023, 2-3 साल, 2 साल का पीरियड हटा दीजिए, तो 20-22 साल से वो आदमी बिहार के मुख्यमंत्री है। तो नीतीश कुमार पे जो कट्टर विरोधी है, इतने विरोध में होने के बाद भाजपा पैसे का आरोप नहीं लगा सकी। हाँ, वो राजनीतिक रूप से अब उन्होंने स्वयं को अविश्वसनीय बना लिया, विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इतना जोखिम राजनीति में लिया जाता है, इतना जोखिम राजनीति में लिया जाता है, और नरेंद्र मोदी वो जोखिम लेने को संभवतः तैयार है कि ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन उनको ये मालूम है कि आदमी प्रदेश नहीं बेच देगा, ये देश नहीं बेच देगा, ये तय है। बिल्कुल सर। और यहीं पर वो बात आके इससे मैच हो जाती है कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद की खिलाफत करते हैं, जो नीतीश की क्वालिटी है। नरेंद्र मोदी आर्थिक भ्रष्टाचार की खिलाफत करते हैं अपनी राजनीति में, जो कि नीतीश कुमार के अंदर दिखाई जा सकती है। अच्छा सर, राहुल गांधी 22 तारीख को श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा, 14 तारीख से ये व्यक्ति सड़क पर उतर जाता है। और ये साफ पता चलता है कि जिस आज की अयोध्या में पहले दिन 5 लाख लोगों ने, जब दर्शन खुला तो 5 लाख आधिकारिक रिकॉर्ड है सर, 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। आज की स्थिति ये है, आप भी बेहतर जानते हैं सर, राजधानी लखनऊ में है, मैं भी लखनऊ में हूँ। हम सबको पता है सर कि आज की स्थिति ये है कि 10, 12, 15 लाख लोग अयोध्या हैं। करोड़ों लोग अयोध्या की तरफ रुख किए बैठे हैं। शायद ही कोई ट्रेन, शायद ही कोई प्लेन ऐसी हो जिसमें 3-4 महीने, 6 महीने की टिकट मौजूद हो। ये सारी स्थितियां हैं। ऐसे में जब करोड़ों सनातनी, पूरे विश्व के करोड़ों सनातनी आराध्य देव राम की तरफ हैं, एक पूरा माहौल राममय हुआ पड़ा है, उसी समय यह व्यक्ति सड़क पर उतरता है। ये साफ साबित होता है कि इसके साथ कौन सी भीड़ है। वो भीड़ दिखती है, वो भीड़ दिखती है जब वो दुबरी में वो जो बदरुद्दीन अजमल है उसके क्षेत्र में जाता है, और वहां पर
लगातार राहुल गांधी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कोई अराजकता सड़क पे हो जाए। क्या राहुल गांधी देश को जलाना चाहते हैं? यह प्रश्न आपसे है ही नहीं सर, ये तो बिल्कुल स्टैब्लिश फैक्ट है। मैं जो आपसे आपके विचार जानना चाहूंगा, यह देश फिर भी जल नहीं रहा। राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ममता बनर्जी अल्लाह का वास्ता दे के फिर भी चाह रही थी सड़क पे उतर जाओ, कुछ काम कर दो, कुछ जला दो, कुछ फूंक दो। राहुल गांधी भी लगातार यही काम कर रहे हैं। वो केरोसिन पूरे देश में फैले होने की बात करते हैं, इस समय माचिस लेके वो आदमी उतरा हुआ है। सर, ये कौन सी राम की कृपा है? ये कौन सा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आशीर्वाद है जो यह देश और इस देश का बहुसंख्यक और सनातनी और यह पूरा देश, पूरा समाज भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहा है, बनस्पत इन सारे लोगों को जो देश को जलाने के लिए सड़क तक पर उतर गए हैं। किसान आंदोलन खड़ा करने का भी इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है सर, दिसंबर में, आगे अगले महीने में। सर, क्या भारत की जनता ने, भारत के समाज ने यह मान लिया है कि हमें इसी तरह राममय होकर रहना है और इनके चाहने के बाद भी यह देश शांतिप्रिय है और जल नहीं रहा है? देखिए, मूलतः अगर आप भारत की जनता की बात करिए, जो आपका सवाल है वो वहीं से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर आम आदमी, जिसे यूपी और बिहार के लिए कहा जाता था, बिहार में भी वो विकल्प नहीं मिला है। यूपी ने वो दिखाया है। अवनीश जी, जरा गौर करिए, 90 के बाद से सपा बसपा यही खेल चलता रहा। बीच बीच में कालखंड में भाजपा की सरकार आई तो वो मिली जुली खिचड़ी सरकार आई, तो उसके बाद भाजपा यहाँ तीसरे नंबर या चौथे नंबर की लड़ाई लड़ती थी। पहले दूसरे पे सपा बसपा रहती थी। और 2014 में लोकसभा या 2017 में विधानसभा में वही जनता थी, कोई वोटर कहीं और से तो नहीं आए थे। 10-5% नए वोटर आप जोड़ दीजिए, बाकी तो 80% वोटर वही थे जो सपा बसपा को लगातार चुन रहे थे 30 सालों से। तो जनता अपना नेता बड़ा ईमानदार चाहती है, चाहे वो कैसे भी लोग हो, चाहे कैसे भी लोग हो। अभी मैं आपको एक बड़ा रोचक बताऊंगा। तो नरेंद्र मोदी ने वो संदेश दिया और उसका कारण है कि अब तो 10 साल के शासन के बाद अब तो बहुत स्पष्ट है। जैसे मैंने अभी नवीन पटनायक के लिए, नीतीश के लिए कहा कि कोई आरोप नहीं लगा सकता, तो ये सारे विरोधी मिलकर भी नरेंद्र मोदी को बेईमान नहीं सिद्ध कर पाए। इन्होंने बड़ा झूठ फरेब सारा सहारा लिया, लेकिन ये मुंह की खाए इन्होंने। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने निचले स्तर तक, जमीन का जो समझिए अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति है, उसके मन में भी ये विश्वास है कि हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है और हमारा भला चाहता है। चाहे वो घर वाला मामला हो, चाहे स्टोव वाला मामला हो, चाहे बिजली कनेक्शन देने का मामला हो, आयुष्मान योजना हो, दर्जनों योजनाएं। तो वो जो विश्वास जम गया, तो जो आपने कहा आग नहीं लगा पा रहे, तो इसीलिए आग नहीं लगा पा रहे क्योंकि आग लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी के विरोध में। और जैसे ही वो उस आदमी तक ये बात पहुंचती तो वो इनके साथ कतई नहीं खड़ा होता, ना वो खड़ा होगा। तो नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो आम आदमी के मन में उनके प्रति विश्वास। और जब नेता के प्रति मन में विश्वास होता है जनता के, तो चाहे जितनी ताकत लगा लें, ये आग नहीं लगा सकते। ये इसी तरह असफल होंगे। खासकर जो दिल्ली का जो किसान आंदोलन नहीं, खालिस्तानी गुंडों का वो एक जमघट था। मतलब उसको शुरू उस समय भी कहता था, किसान से कोई लेना देना इनका नहीं था। तो वो जमघट रहा 3-4 महीने, 6 महीने इन्होंने चलाया, लेकिन ये उस दिल्ली के बॉर्डर से आगे वो आग नहीं बढ़ा पाए। इनका था कि पूरे देश में लगाएंगे, कहीं कुछ यूपी में तो कहीं पत्ता नहीं खटका। तो ये जो शासक है उसके प्रति जो जनता के मन में विश्वास है, वो इसका मेन कारण था, मुख्य कारण था। और वैसे बताऊं अवनीश जी कि आपने क्योंकि सवाल गंभीर किया, इसलिए मैंने गंभीरता से जवाब दे दिया। अन्यथा आज की तारीख में मेरे लिए राहुल गांधी एक बड़ा राजनीतिक चुटकुला है। इसका गंभीरता से विश्लेषण करना स्वयं को मूर्ख बनाना है। यह हंसी मजाक का पात्र है। वो तरह तरह के आइटम पेश करता रहता है, जैसे सर्कस में जोकर होता है, कोई खतरनाक आइटम होता है, उसके पहले जोकर आके मनोरंजन करता है, उसके बाद जोकर करता है। तो ये आज की तारीख में इसकी केवल इतनी प्रासंगिकता है कि भारतीय राजनीति का सबसे सफल जोकर है ये। भरपूर मनोरंजन कर रहा है, बाकी इसको गंभीरता से अब न तो प्रधानमंत्री लेते हैं, न देश की जनता लेती है। ये मनोरंजन करने के लिए आया है। अभूतपूर्व ऐसा इतने लंबे समय तक चलने वाला भारतीय राजनीति का एकमात्र जोकर है, और इतिहास में भी राजनीतिक जोकर के रूप में ही दर्ज होगा, इसका और कुछ नहीं।
बिल्कुल सर। और आप सोचिए, जो व्यक्ति स्टोव में कोयला डालने पर उतारू हो गया हो, ठीक। तो जिसका इतिहास आलू से सोना बनाने का रहा हो, तो ऐसे राहुल गांधी। लेकिन इस सबके बीच में सर, सबसे बड़ी कृपा, इस देश की सबसे बड़ी सकारात्मकता, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि राम ऊर्जा है, राम ज्वाला नहीं है, राम जलाते नहीं है। और वहां से एक अंतिम टिप्पणी आपकी कंक्लूड करने के लिए इस बहस को, 22 तारीख को जिस रूप में नरेंद्र मोदी दिखे सर, उन्होंने तमाम चीजें कही, बहुत अच्छा भाषण दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नरेंद्र मोदी वो भाषण दे रहे हैं, वो पढ़ा हुआ भाषण नहीं था, वो ऐसा लग रहा था कि जाने कहां से वो बोल रहे हैं। लेकिन उसके बीच में उन्होंने एक संदेश दिया, जब वो नागरिक कर्तव्य बोध करा रहे थे इस देश के लोगों को, वो राम को विकास से जोड़ रहे थे। और विकास दिख रहा है सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिख रहा है सर, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिख रहा है सर, वहां मेडिकल कॉलेज दिख रहा है सर। और केवल वही नहीं दिख रहा है, जिले जिले में दिख रहा है सर, इतने सारे एम्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है सर। राम पर राजनीति और राम की राजनीति, राम की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हुए दिखते हैं, उनकी पार्टी दिखती है, वो पूरी लंबी विरासत है। ये वही अकेली नरेंद्र मोदी की पार्टी है जिसने हमेशा अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का उल्लेख किया, कमिट रहे, चुनाव हारते रहे। और जब राम मंदिर बन गया तो उनको राम की राजनीति करने का नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार भी है। लेकिन राम पर राजनीति वो करते रहे जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम को कभी गल्प और फालतू और फेक कैरेक्टर बनाया। सर, क्या 2024 में यह विपक्ष अब इस बात के मान चुका है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं? यह तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आंकड़े कहां तक चले जाएंगे, 84 से भी ऊपर चला जाएगा मामला, क्या ये विपक्ष खुद ये मान चुका है? हम आप क्या माने सर? नहीं नहीं, वो तो देखिए, मैं 6 महीने पहले भी जब ये इंडी गठबंधन नहीं बना तब भी ये तो मैं निश्चिंत था कि 303 नरेंद्र मोदी पार कर रहे हैं, 303 से ज्यादा सीटें आएंगी, चाहे वो 304 हो या 324 हो, 303 से 302 नहीं होंगी, ये बिल्कुल निश्चिंत था। उसके बाद फिर थोड़ा और जोर बढ़ा तो लगा कि 350, फिर वो बड़ा अति महत्वाकांक्षी नारा चला भाजपा की तरफ से कि अब की बार 400 पार। तो मुझको लगता था ये एग्जीगरेशन है, अतिरेक में ये बातें की जा रही हैं, 400 पार नहीं, लेकिन हाँ 325-80 सीटें आएंगी। लेकिन अब जो है अवनीश जी, मुझको 400 पार करना असंभव नहीं लग रहा, थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि वो तो एक अद्भुत मामला हो जाएगा, लेकिन वो असंभव मुझको नहीं लग रहा है। लग रहा है कि हाँ संभव है, हो सकता है 400 पार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी नरेंद्र मोदी की जो आपने बात की, तो देखिए भगवान राम क्या है ये नरेंद्र मोदी अब कोई नहीं समझा सकता। इस देश में 140 करोड़ लोगों को राम के बारे में बताने के लिए किसी नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। लेकिन 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 एक हमारे यहाँ है ना कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे असीम कृपा राम की है, तो पूरा देश उन पर कृपा कर रहा है, दुनिया कृपा कर रही है। और उसका कारण भी बता दूं दर्शकों से कि भगवान शिव जो है देवादिदेव महादेव, उनके लिए केवल एक ही देवता के लिए कहा जाता है कि राम के नाम वो उनकी पूजा करिए, उससे ज्यादा प्रसन्न हो। जब भगवान राम का नाम अगर आप जय करते हैं तो भगवान शंकर को ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो राम नाम का जादू यह है। और अभी जी किसी देवता के लिए नहीं कहा जाता कि उनकी जय जयकार करिए तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान राम के लिए कहा जाता है। मैं कनेक्शन कहाँ से जोड़ रहा हूँ ये बता रहा हूँ। और भगवान शिव की बात अगर करिए तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ऐसा शिव भक्त शासक पिछले हजारों साल में नहीं हुआ कोई। आप इतिहास उठाकर देख लिए, चाणक्य चंद्रगुप्त से शुरू करिए और विक्रमादित्य भोज हर्ष, ये हुए हैं जो वास्तव में धर्म भीरू शासक थे, अमर है उनकी कीर्ति। लेकिन अगर आप धार्मिक केवल उसी को वहीं तक सीमित रखिए तो धर्म की जैसी सेवा नरेंद्र मोदी ने 10 साल में की है तो उनसे लंबी लकीर खींची है प्रधानमंत्री मोदी ने। और उसका कारण मैं बता रहा हूँ अवनीश जी कि मैं बनारस में उस दिन था जिस दिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में नामांकन किया था, मैं कचहरी में था।
और जब नामांकन भर के प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकले तो बाद में सब लोगों ने टेलीविजन पे देखा ही उसको कि वो उनका बड़ा फेमस हुआ था कि मुझको किसी ने बुलाया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो वास्तव में अवनीश जी, मैं उस दिन मुझको यही लगा था, जबकि मैं बड़ा प्रशंसक तब भी था, कि ये चुनावी जुमला है, क्योंकि बनारस में गंगा लाइफलाइन है बनारस की, तो इससे बेहतर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने अपने आप को गंगा से जोड़ दिया। और मैं उस दिन केवल उसको चुनावी डायलॉग मैंने माना था और कोई उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन आज 10 साल बाद, मैं हालांकि 5 साल बाद नहीं हुआ बात, लेकिन अब 10 साल बाद मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि उनके जवान पे सरस्वती बैठी थी। उस दिन जो कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा था, सच कहा था। 10 साल बाद ये लगता है कि वास्तव में माँ गंगा ने ही बुलाया था और भगवान शिव के कहने पे ही बुलाया था। क्यों, जो सेवा की है अद्भुत अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अविस्मरणीय है। और हम लोगों की पीढ़ी जो है वो बड़ी सौभाग्यशाली कि हम लोग ये दृश्य देख रहे हैं, 500 साल बाद का परिणाम देख रहे हैं। किसी भी पैमाने पे, किसी कसौटी पे कस लीजिए, अद्भुत परिणाम है। तो वो जो नरेंद्र मोदी वाली आपने बात की, तो मैंने कहा ना कि राम को बताने की इनको जरूरत नहीं है, लेकिन राम कृपा उन पे कितनी गजब की है, ये दुनिया तमाशा देख रही है। अरे अवनीश जी, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आप रॉक स्टार हैं। ये दौर कब देखा था भारत में? बिल्कुल सर, कब देखा था? मुझको नहीं याद आता कहीं कि मैंने कहीं पढ़ा भी हो। बिल्कुल सर। और इस तरीके से ये निश्चित हो जाता है कि राष्ट्र प्रथम की भावना से जो भी भारत को जिएगा, और राम का भारत, कृष्ण का भारत, शिव का भारत, यही तो लोहिया कहते थे सर। तीन ही तो निबंध उनके, राम कृष्ण शिव। तो ये, और कर्पूरी ठाकुर, मतलब ये कल्पना नहीं की। जी 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 सर। मैं राम के संदर्भ में बता दूं, मैक्स मूलर से संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, जर्मन, और पूना शायद संस्कृत यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे वो। और उनसे जब अंतिम समय उनके पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम आपकी मन क्या इच्छा है, तो मैक्स मूलर ने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं क्योंकि मैं वो थे क्रिश्चियन जर्मन थे, कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करने लगा हूं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में विश्वास करता हूं। तो मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरा जन्म बनारस में हो, बनारस में किसी ब्राह्मण के घर में हो। अब ये ब्राह्मण साहब इसको जाति से ना जोड़ ले दर्शकों से मैं कहूंगा, उन्होंने कहा ब्राह्मण के घर में हो। तो उनसे कारण पूछा गया कि बनारस में, और बनारस में वो ब्राह्मण के घर में क्यों? तो उन्होंने, उस समय बनारस ही एक तरह से शिक्षा का केंद्र था बहुत बड़ा ही। तो उन्होंने कहा कि बनारस के जो कुछ ब्राह्मण हैं, उनके वो शिक्षा जो है वो अपने जैसे अपनी आगे वाली पीढ़ी को ही देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ाते, उसको सार्वजनिक नहीं करते। तो मुझे आज भी ज्ञान की जरूरत है संस्कृत में। तो जब मैं ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा तो मुझे आगे और ज्ञान मिले। तो बनारस की तो ये महिमा है। और भगवान राम और शिव के लिए क्या कहा जाए। बिल्कुल सर। और इस तरीके से जी देखिए भाई, बात में बीच में अधूरी छोड़ा। तो वो मैक्स मूलर ने एक बात कही थी कि जो फिलॉसफी हमको यूनिवर्सिटी में पढ़ानी पड़ती है, दर्शन, अध्यात्म, और बरसों पढ़ाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो जो हमारे यहाँ पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनसे कई गुना बेहतर हिंदुस्तान में जो सड़क पे बैठ के जूता गांठता है मोची, वो उनसे ज्यादा बेहतर फिलॉसफी समझता है। ये अवनीश जी बड़ी अद्भुत चीज है। तो उनसे पूछा गया था कारण, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर वो उससे बात करो, और जब कोई उसके संकट या समस्या की बात करता है तो वो ऊपर देखता, कहता है बाकी कर रहे हैं, बाकी राम देखेंगे। तो कहीं ये जो विश्वास राम में है, कहने वो फिलॉसफी जो हम पढ़ाते हैं वो भी हम उसको डेस्टिनी ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो उसके लिए हमको पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और बरसों। और वो बिना पढ़ा लिखा आदमी, उसके अंदर भी इतना वो है कि राम, बाकी सब राम देखेंगे या राम के भरोसे है। तो कहीं ये विश्वास राम में, तो जो मैंने मोदी वाली बात की थी, राम तो आत्मा है इस देश की, इस देश के प्राण है, और कण कण में राम है। कहाँ तक लड़ेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हमें उम्मीद है कि अब जो इस दिशा में भारत की राजनीति चल पड़ी है, वो दिशा राम राज्य की तरफ ले जा रही है, और उसमें सब शामिल हैं, सारे गिलहरी हैं। सर, आपने हमें समय दिया प्रारूध पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और आदरणीय सतीश जी को, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।